फिर से बताना पड़ेगा, एक सेकेंड। फिर से बता देती हूँ, एक सेकेंड। तो आरबीआई पैसे कैसे क्रिएट कर रहा है? फ्रैक्शनल रिजर्व के थ्रू। रिजर्व क्या होता है? एक रेशो होती है जो आरबीआई बताता है कि इतना रेशो आपको रखना है अपने पास या मेरे पास, और इतना आप बाहर जाके दे सकते हो, ठीक है, लेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम पढ़े कि फंक्शन पहला क्या है, वो आपकी मनी को क्रिएट कर रहा है। कैसे क्रिएट कर रहा है? आप हाई पावर्ड मनी को इम्पैक्ट करोगे, जिसको आप मॉनेटरी बेस बोलते हो। अब इसका एक थोड़ा सा फॉर्मूला मैं समझा देती हूँ। मनी सप्लाई होता है एम एस, ठीक है, एम एस मनी सप्लाई है। हाई पावर्ड मनी को हम एच से दिखा रहे हैं, जो मॉनेटरी बेस है। और एम आपका है मनी मल्टीप्लायर। ये छोटा वाला जो एम है, ये मनी मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर एक ऐसा रेट है जिसको मैं इम्पैक्ट करूंगी तो हाई पावर्ड मनी बढ़ेगा, और ये दोनों मिलके मनी सप्लाई को डिटरमिन करेंगे कि आपकी इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ आ रहा हो कि अगर गवर्नमेंट को मनी सप्लाई इम्पैक्ट करनी है तो उसे अपनी मॉनेटरी बेस को बदलना पड़ेगा, रिजर्व रेशियोज को बदलना पड़ेगा। कि आप पहले 3% सेव कर रहे थे, अब मैं चाहता हूँ कि आप 10% बचा के रखो अपने पास, बचा हुआ यू कैन लेंड, ठीक है। तो इसमें आपने लिख लिया एन एम जीरो। हाई पावर्ड मनी को हम एन एम जीरो भी दिखा सकते हैं। समझ आया? अभी तक जो बोला है मैंने, समझ आया? पहला फंक्शन क्या है आरबीआई का? अथॉरिटी टू क्रिएट मनी इन इंडिया, क्रिएट्स मनी बाय फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, दैट इज हाई पावर्ड मनी मॉनेटरी बेस। एक फॉर्मूला है ये वाला, इतना। उसके बाद एन एम जीरो के मैंने कॉम्पोनेंट्स बताए हैं, दोबारा बोल देती हूँ क्योंकि ऑनलाइन वाला मिस हो गया होगा। एन एम जीरो का एक बार टैली कर लो। करेंसी विद पब्लिक प्लस रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। ये पॉइंट है, जो कमर्शियल बैंक का रिजर्व है लेकिन वो है किसके पास? आरबीआई के पास रख कर आए, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज द प्रोडक्ट ऑफ, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीप्लायर, जो मैंने लिखा है, ठीक है। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। अभी बता रहे, एक सेकंड पहले लिख लो ये। इज द प्रोडक्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। तो हाई पावर्ड मनी को मॉनेटरी बेस बोलते हो। इतना बेस, जो मैंने आपको तीन चीजें लिखवाई है ना, वो आपका हाई पावर्ड मनी है, उतना बस। उसके आप सोच रहे हो हाई पावर्ड मनी इतना सा है और मनी सप्लाई इतना है, क्योंकि मनी सप्लाई के अंदर आता है आप हाई पावर्ड मनी, दैट इज मॉनेटरी बेस, ठीक है। हाई पावर्ड मनी मनी सप्लाई के अंदर आता है क्योंकि वो छोटा सा पार्ट है, और मनी सप्लाई उससे ज्यादा वास्ट है, ठीक है। ये इट इज अ पार्ट। कैसे पार्ट है? क्योंकि मैंने आपको एन एम जीरो बताया, एन एम जीरो के कॉम्पोनेंट्स आपने पढ़े, तो वो देखा कितने कम है। और मनी सप्लाई मैंने जो एम थ्री करवाया था पहले वाला, उसमें कितने कॉम्पोनेंट्स थे? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बहुत सारी चीजें थी, पोस्ट ऑफिस था, इसमें नहीं है ये सब, इसमें सिर्फ आरबीआई वगैरह वाली चीजें, लाइबिलिटीज हैं आरबीआई की। मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मैं आरबीआई में अपने पैसे डिपॉजिट करने जा रही हूँ, वो उसका एसेट है या लाइबिलिटी है? कैसे? आरबीआई को कभी तो उसे वापस करना पड़ेगा ना। जो चीज़ वापस करनी पड़ती है वो लाइबिलिटी होती है। तो उसको ऐसा लगेगा कि अच्छा पैसे तो मिल गए बट ये लाइबिलिटी है, तो बेसिकली मॉनेटरी बेस में ज़्यादातर लाइबिलिटीज आती हैं आरबीआई की। हमारे डिपॉजिट उसकी लाइबिलिटी, कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट उसकी लाइबिलिटी। समझ आ गया? अब मैंने क्या बोला है, मनी सप्लाई एक इकोनॉमी में कितनी होगी डिपेंड करता है कितना हाई पावर्ड मनी है और कैसे मनी मल्टीप्लायर कितना होगा। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? एक ऐसा रेट है विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर हाई पावर्ड मनी। मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन लिख लो, इज द कांस्टेंट, मनी मल्टीप्लायर इज द कांस्टेंट which shows the rate of change, the rate of change in money supply due to
द गिवन चेंज इन हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी में ज़रा सा चेंज हुआ और किस रेट से आपका मनी मल्टीप्लायर बढ़ रहा है वो रेट इम्पैक्ट करेगा और इन सब की वजह से मनी सप्लाई में असर आएगा। समझ आया? इतना समझ आ गया? ठीक है। अब इसमें एक और टर्म आता है, मैंने अभी आपको बार बार मैं बोल रही हूँ, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड ये है क्या? एक है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, लिख लो। इसी के अंदर है, इसी फंक्शन के अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर बाय चांस बैंक ये रिजर्व को बढ़ा दे, ये रिक्वायर्ड रेशो को बढ़ा दे, वो रेशो क्या है वो भी पता होनी चाहिए। लिख लो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। इसकी डेफिनेशन लिख लो, इट इज अ रेशो या इट इज अ प्रपोर्शन, इट इज अ प्रपोर्शन ऑफ total deposits, it is the proportion of total deposits that banks keep with RBI. क्या बोला मैंने? एक ऐसी रेशो है, ये डिटरमिन करती है कि कितना डिपॉजिट एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ रखना है। ठीक है, अगर मैंने बोला पहले कि आपको 20% रखना है, तो कोई भी बैंक 20% जाएगा अपने डिपॉजिट में से आरबीआई के पास रख कर आ जाएगा। अब बाय चांस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा है, मुझे कम करना है, तो ये रेशो को मैं बढ़ाऊंगी कम करूंगी? कैसे बढ़ाएंगे? अब जैसे ये रेशो बढ़ी तो मैं कमर्शियल बैंक हूँ, नाउ मुझे ज़्यादा रेशो के पैसे सेंट्रल बैंक में रखने पड़ेंगे। ज़्यादा पैसे रखूँगी ना जाके, जैसे ही मैं ज़्यादा पैसे रखूँगी, कमर्शियल बैंक जो कि मैं हूँ, मेरे पास कम पैसे होंगे टू लेंड। अब मैं कम पैसे का लोन दे पाऊँगी। जैसे ही मैं कम पैसों का लोन दूंगी, इकोनॉमी में लोग लोन कम लेंगे। जैसे ही कम लोन लेंगे, लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे, मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगेगी। इंटरेस्ट रेट को नहीं इन्वॉल्व करना, इसमें नहीं लेना। अभी इसमें हम सीधा क्या बात कर रहे हैं कि रिजर्व रेशो बदलेगी तो पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी और मनी सप्लाई को क्या होगा। ठीक है, बस अभी इतना ही। तो मैंने क्या बोला, रिकॉर्ड रिजर्व रेशो एक ऐसी रेशो है जिसमें बैंक्स डिपॉजिट कर कर आते हैं कुछ पैसे, किसके पास? आरबीआई के पास। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करना है तो इसको गवर्नमेंट, आरबीआई जो है, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई इसको चेंज करता है। बढ़ा देगा तो मनी सप्लाई, और कम कर देगा तो? समझ आए? अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझाऊं या समझ आ गया? हम्म, हाँ हाँ, वो अभी आएगा, इसके बाद है। वो जब हम पढ़ेंगे ना क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर रहे हो चीज़ें, मनी को, वो आएगा। अभी तो हम फंक्शंस कर रहे हैं आरबीआई के। किसके साथ? नहीं, हाँ तो ठीक है ना, बहुत सारे रेशियोज हो सकते हैं, ये एक तरीका है। इसके अंडर ही वो दोनों आती है। रिकॉर्ड रिजर्व रेशियो ऑफ टू टाइप, एस एल आर एंड सी एल आर, है ना? वो आएगा इसके बाद ही है, पहले इतना लिख लो। ये मैंने आपको किसके अंडर बताया? फर्स्ट फंक्शन की मनी कैसे क्रिएट हो रहा है, समझ आया? मनी सप्लाई को कैसे इम्पैक्ट करोगे? हाई मॉनेटरी पावर्ड को, जो एच है, जो मॉनेटरी बेस है, उसको इम्पैक्ट करोगे। मनी मल्टीप्लायर वो रेट है, किस रेट से आप उसे चेंज करने वाले हो। और एक और चीज़ कि रिकॉर्ड रेशो अगर आरबीआई बदल देगी तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ आ गया? दूसरा फंक्शन लिख लो। और अच्छा, मैं अगर पहली चीज़ तो मैंने बता दी, अब बाय चांस ये ये है सी बाई डी, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो। अगर करेंसी टू डिपॉजिट रेशो बढ़ जाती है तो क्या होगा? मतलब ज़्यादा लोग डिपॉजिट कर रहे हैं पर करेंसी, जितना करेंसी आ रही है बहुत ज़्यादा डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो इकोनॉमी में या मनी सप्लाई पे कैसा इम्पैक्ट आएगा? थोड़ा सा कनेक्ट करो कि ज़्यादा डिपॉजिट कर रहे हो आप। अब
कैसे? हाँ, मनी इन हैंड कम हो गया। देखो, जब आपका C/D हाई होगा तो लोग कम डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा करेंसी रख रहे हैं और डिपॉजिट कम कर रहे हैं। और इसकी वजह से, मैंने क्या बोला है, मैंने उल्टा बोला आई थिंक। C/D इज करेंसी टू डिपॉजिट, ये हाई होगी मतलब पीपल आर कीपिंग मोर करेंसी एंड डिपॉजिटिंग लेस। कोई भी रेशो अगर काम करती है, फ्रैक्शन वो कैसे करती है? अगर C/D हाई है, इसका मतलब ये है ना कि ये थोड़ा सा हाई चल रहा है ना, फिर ओवरऑल फ्रैक्शन को वो आए ऊपर लेके जाएगा रेशो को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि करेंसी लोग ज़्यादा रख रहे हैं और डिपॉजिट थोड़ा सा कम कर रहे हैं। जब लोग डिपॉजिट नहीं कर रहे तो बैंक के पास पैसे नहीं है। बैंक के पास जब मनी कम है तो बैंक कैन नॉट गिव मोर लोन्स, एंड व्हेन बैंक कैन नॉट गिव मोर लोन्स, इसकी वजह से मनी सप्लाई कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शनरी वे में चली जाती है। समझ आया थोड़ा सा? लिख लो इसे। हाई करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो मीन्स पीपल आर डिपॉजिटिंग लेस। कैसे? हाँ लोग, हाँ हाँ हाँ, अपने हाथ में रख रहे हैं। वैसे भी बहुत सारे केस हो जाते हैं, कुछ लोग को बैंकिंग सिस्टम अच्छा नहीं लगता है ना, कुछ लोग अवेयर नहीं है, बहुत रीजंस है इसके। सो C/D इज हाई, पीपल आर डिपॉजिटिंग लेस, सो लेस लोन्स आर। इससे पहले मैंने रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो बोला था, उसके बाद मैंने SLR CLR, यही है ना, C/D। ठीक है, इसको बोलते हैं पहले तो करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो। एक रेशियो है जो बताता है कि अगर आपके पास कितने करेंसी और आप कितने डिपॉजिट करने जा रहे हो। अगर ये बहुत हाई है, पहले हिंदी में समझ लो, लिख बाद में लेना। इसका मतलब है कि आप करेंसी ज़्यादा रख रहे हो, डिपॉजिट कम कर रहे हो। जैसे आप डिपॉजिट कम करोगे, बैंक के पास कम डिपॉजिट्स आ रहे हैं तो बैंक कम लेंड करेगी ना मनी। जैसे वो पैसे कम लेंड करेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ये ऐसे काम कर रहा है। तो C/D रेशियो क्या होता है? व्हेन C/D रेशियो इज हाई, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी बिकॉज लेस लोन्स आर जनरेटेड, डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं। व्हेन C/D इज हाई, people are depositing less, that means less loans are generated. अब इसी में अगर मैं एक और चीज आपको बोलूं, लेस लोन्स आर जनरेटेड, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या इससे मनी सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? सोच के बोलना। FDs ज्यादा आ रही है बैंक के पास, मैं बैंक हूँ, मेरे पास FDs बहुत सारा आ रही है, फिक्स डिपॉजिट्स। तो अब क्या होगा? बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो नॉर्मल डिपॉजिट नहीं कर रहे, वो आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमें FD बना के दो। तो एज अ बैंक एंड एज एन इकोनॉमी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, थिंक। उल्टा चल रहा है आप। बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचो एक बारी। राइट, कैसे? मैं दोबारा बताती हूँ। जब FD आ रहा है, वो एक सिक्योर्ड डिपॉजिट आ गई उसके पास। हाँ, अब उसे पता है, वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड है कि उसके पास इमीडिएटली कोई पैसे लेने नहीं आ रहा। अब वो ज्यादा थोड़ा लेंड कर सकता है। मुझे पता है अगर ये FD 3 साल की है, 3 साल बाद ही वो इंसान आने वाला है, ये मनी मैं अच्छे से यूज कर सकती हूँ। तो जितनी ज्यादा FD आएंगी, मैं उतना ज्यादा मनी यूज करूंगी, उतना ज्यादा मैं लेंड करूंगी, उतना ज्यादा लोन लेंगे लोग, उतना ज्यादा मनी सप्लाई होगा। ऐसे होगा, ठीक है। हाँ, इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है। सही बोला था, थोड़ा सा रिवर्स कर दिया था कि इकोनॉमी बढ़ रही है तभी FD बढ़ रही है, ऐसा बोला था ना आपने कि इकोनॉमी बढ़ रही है इसलिए FD बढ़ रही है। बट थोड़ा सा ऐसे कि FD बढ़ रही है तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो मोर FD दैन DD, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू मनी? मल्टीप्लायर में भी यही होगा, मनी मल्टीप्लायर में भी तो यही होगा ना, मनी ज्यादा मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ज्यादा लोन जा रहा है। जो मैंने अभी आपको बताया है उसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो या मैं डिक्टेट करूँ, मैं कर देती हूँ। व्हेन FDs आर हायर देन DD या डिमांड डिपॉजिट्स, banks can lend more money, hence more loans are generated and the money supply is increased in the economy. तो मनी मल्टीप्लाई हो गया ना,
बहुत मनी मल्टीप्लाई हो गया। जितनी ज़्यादा एफडी उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है मनी। अब कुछ रिलेशंस पढ़ते हैं, लिखो इनवर्स रिलेशन बिटवीन, कुछ पूछना है? बिटवीन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो एंड मनी मल्टीप्लाई, जो मैंने अभी आपको समझाया ना वही है। लिख लिया? फिर मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ इसको। बिटवीन, मैं ट्रिपल आर लिख रही हूँ, दैट मीन्स रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, ठीक है, एंड मनी मल्टीप्लाई। अगर सेंट्रल बैंक रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा तो क्या होगा? थोड़ा सा स्टेप के साथ बताओ, अगर जैसी रेशियो बढ़ गई सेंट्रल बैंक पे क्या इम्पैक्ट होगा? हम्म। 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 तो कैसे हो रहा है? पहले जैसी रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने रिजर्व रेशियो बढ़ाई, अब क्या होगा? अब कम लोन्स, तो मैं सेंट्रल बैंक को, मुझे ज़्यादा रिजर्व करने पड़ेंगे ना अपने डिपॉजिट, तो मेरे पास कम मनी इन हैंड रहेगा। नाउ आई कैन डिपॉजिट, आई कैन लेंड लेस टू द पब्लिक, और जैसे ही मैं कम लोन्स दूंगी तो मेरा मनी मल्टीप्लाई कम होगा। मनी मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि मैंने रिजर्व रेशियो बढ़ा दी है। और दूसरा लिखो। अच्छा ठीक है, ये देखो, अब इसको मैं ऐसे ही बताती हूँ। मैंने क्या बोला था? मनी मल्टीप्लायर आपका ये है ना, हाई पावर्ड मनी और मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। सपोज आपकी इकोनॉमी में 100 रुपये, अभी मॉनेटरी बेस 100 है, नहीं मॉनेटरी बेस, मनी सप्लाई आपकी 100 लेके चलो, तो नहीं रुको, मनी मल्टीप्लायर को आप 0.2 ले लो। अगर कि मैं बोलूँ कि मेरा रेशियो वगैरह चल रहा है, रिजर्व रेशियो सेंट्रल बैंक ने बोला कि आपका 0.2 है, तो मैं कितना लेंड कर सकती हूँ? 0.8। 0.2 मुझे अगर रिजर्व में रखना है तो 0.8 मैं लेंड कर सकती हूँ, समझ आया? तो मनी मल्टीप्लायर मेरा कितना चलेगा? ये न्यूमेरिकली आपको समझने की जरूरत है ही नहीं। मनी मल्टीप्लाई बहुत एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज, अगर आप हाई पावर्ड मनी में कितना बदलाव लाओगे ताकि आपका मनी सप्लाई बदले, ठीक है। मनी सप्लाई का वन ऑफ द पार्ट है मॉनेटरी बेस, ठीक है, उसको बदलने से ही मनी सप्लाई बदल रही है। और वो कैसे बदल रहा है? मनी मल्टीप्लायर से। मनी मल्टीप्लाई कैसे होगा? रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो बदल रही है, लोगों की बैंकिंग हैबिट्स बदल रही है, लोग ज़्यादा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, वो भी बदल जाएगा, है ना। ये बहुत सारे रीजंस हैं। थोड़ा समझ आया? 3-4 बार और मैं इसको समझाऊंगी, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो पहले आपने इन्वर्स रिलेशन लिख लिया, फिर लिखो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, या रिलेशन बिटवीन बैंकिंग हैबिट्स एंड मनी मल्टीप्लायर। रिलेशन बिटवीन बैंकिंग हैबिट्स एंड मनी मल्टीप्लाई, जितने ज़्यादा लोग बैंक जाएंगे उतने ज़्यादा डिपॉजिट होंगे, उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये देखो, अगर ये एच, अगर ये आपका 0.2 रेशियो चल रहा है, ठीक है, 100 रुपीज़ का, तो मतलब मैं कितने, मेरे को रिजर्व में रखना है? 20 रिजर्व में रखूँगी, और इसका मैं 80 लेंड कर दूँगी। यही चल रहा है कि अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है, मेरा मॉनेटरी बेस अगर 100 है, ठीक है, और मैं अगर 0.2% की रेशियो लेके चल रही हूँ कि आपका जो रिक्वायर्ड रिजर्व है दैट इज़ 0.2, तो मतलब 20 रुपीज़ में आरबीआई को दे रही हूँ, 80 रुपीज़ में लेंड कर रही हूँ। तो मैंने अभी आपको क्या बोला? 100 का 0.2, कुछ ऐसा ही चल रहा है। क्या हो जाएगा ये? मनी सप्लाई कितनी हो जाएगी? 500। कुछ समझ आया? मनी मल्टीप्लाई हो गया, कुछ ऐसे मनी मल्टीप्लाई हुआ है। ये न्यूमेरिकल समझना ज़रूरी नहीं है, बट मैंने बस बताया कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, ये कट करके किया है मैंने।
कि आपके पास अगर 100 रुपीज़ हैं, जिसका आपको गवर्नमेंट आरबीआई ने बोला है कि आपको 0.2 रुपीज़ रखने हैं, 0.8 आप लेंड कर सकते हो, तो मनी मल्टीप्लायर कैसे होगा? 1/0.2 ऑफ 100 रुपीज़ इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई। लिख लिया डायरेक्ट रिलेशन। अब तीसरा लिखो, इनवर्स रिलेशन बिटवीन करेंसी डिपॉजिट रेशियो एंड मनी मल्टीप्लायर। इसका रीजन मैंने अभी बता दिया, डिपॉजिट रेशियो एंड मनी मल्टीप्लायर, मतलब कि C/D एंड मनी मल्टीप्लायर जो है, इसके बीच में कैसा रिलेशन है? अब ये इसका रीज़न मैंने बताया था, लोग ज़्यादा करेंसी हाथ में रखेंगे, कम डिपॉजिट्स आएंगे बैंक के पास, बैंक कम लेंड कर पाएगा, तो इसकी वजह से मनी कम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और फोर्थ लिख लो, इफ अ बैंक हैज़ more FD than demand deposit, then MM will be high. Bank has high FDs than demand deposit, then MM will be high. जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा है ये वही है। तो ये आप देख रहे हो, ये पूरा पहला फंक्शन है, ये सिर्फ मनी ही क्रिएट हो रहा है। तो मनी क्रिएट करने में सबसे पहले तो आरबीआई कर रहा है, किसकी हेल्प के थ्रू हो रहा है? मॉनेटरी बेस और मनी मल्टीप्लायर। मैंने कुछ कंपोनेंट्स बताए जो मनी मल्टीप्लायर को इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन आरबीआई का, बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट कि आरबीआई जो आरबीआई है वो बैंकर है आरबीआई का, मतलब गवर्नमेंट का भी, अदर बैंक्स का भी। प्रिंटिंग मनी तो वो कर ही रहा है, और बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड फंक्शन है, इसमें लिख लो, सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट बैंकर टू द गवर्नमेंट बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कैसे कर रहा है? गवर्नमेंट के भी तो कुछ डिपॉजिट्स होंगे ना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, इशूइंग लोन्स, गवर्नमेंट को देता है, मैनेजिंग इट्स डेट, उधार वगैरह, इशूइंग लोन्स, मैनेजिंग इट्स डेट, एडवाइसिंग द गवर्नमेंट, एडवाइजिंग द गवर्नमेंट रिगार्डिंग ओल्ड लोन्स, एडवाइजिंग द गवर्नमेंट रिगार्डिंग ओल्ड लोन्स, और एक्सेप्टिंग न्यू लोन्स, और एक्सेप्टिंग न्यू लोन्स। या तो फिर ओल्ड लोन को कैसे आपको हैंडल करना है, या आपको न्यू लोन्स आ रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है। एंड ऑल्सो एडवाइजिंग गवर्नमेंट, and also advising government on monetary policy. तो अगर इसमें बात करें, आप एक चीज़, एक प्रॉब्लम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? मैंने अभी आपको बोला कि कमर्शियल बैंक वगैरह कभी भी लोन लेने जा सकते हैं, गवर्नमेंट भी कभी भी लोन लेने जा सकती है, तो ऐसे तो ये सब आरबीआई से लोन ही लेते रहेंगे ना। तो आरबीआई इन चीज़ों को कैसे डील करेगा कि अभी ले लिया, और देखो कितना स्मार्टली करेगा, एक लोन लिया, दूसरे लोन लेने गया, उसी लोन को यूज़ करके पहला वाला लोन रिटर्न कर रहा है। कर सकते हैं ना ऐसा, गवर्नमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट, सॉरी, इसके लिए आरबीआई ने एक चीज़ लेकर आया है जिसका नाम है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। कभी कभी आपने इकोनॉमिक सर्वे या कुछ रीड करा होगा या कहीं पे देखा होगा, लिखा होता है बाय वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इसका क्या मतलब होता है? देख लो, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये न्यू हेडिंग है। ये थर्ड नहीं है, इसी के अंदर है ना, क्योंकि मैनेज कर रहा है गवर्नमेंट। अगर बाई चांस ज़्यादा लोन ले रही है, बार बार लोन ले रही है, कोई तो लिमिट होगी, कुछ तो मैनेज कर रहा है ना।
वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिख लो, WMA इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, इज एन अरेंजमेंट is an arrangement in which government and RBI determine government and RBI determine government and RBI determine the amount that government can borrow. देखा, यही है, अभी बताया ना. अन्य क्या, दोबारा बोलती हूँ, रुको. WMA is an arrangement in which government and RBI can determine the maximum amount that the government can borrow from RBI in each quarter by issuing bonds to it. By issuing bonds to it. हाँ, मैं अभी बताती, नहीं, हाँ, गवर्नमेंट इशू करेगी बॉन्ड्स क्योंकि उसे लोन लेना है. मैंने जैसे पहले वाला प्रोसीजर बताया था वही है. गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू करे, गवर्नमेंट ने बॉन्ड दिए अपने आरबीआई को, आरबीआई ने उसके बदले पैसे दिए. ठीक है, अब मेरे को जब वापस करना होगा मैं वो अमाउंट वापस करूँगी प्लस इंटरेस्ट रेट वापस करूँगी. ठीक है, तो क्या हो रहा है, हर क्वार्टर में गवर्नमेंट कैन गो टू आरबीआई टू आस्क फॉर लोन्स कि आप दे दो. बट अभी मैंने बताया पहले ये नहीं था, पहले था कि ले रहे हैं गवर्नमेंट, इसकी वजह से आपका डेफिसिट आ गया था, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा चला गया था. फिर 1997 के बाद ये सब रिवाइज हुई चीज़ें, जो कमिटीज़ आई थी उसमें उन्होंने बोला वेज एंड मीन एडवांसेस होना चाहिए, जिसका मतलब है कि कोई तरीका होना चाहिए कि गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर बैठे और वो डिसाइड करे कि कितना अमाउंट एक गवर्नमेंट बोरो कर सकती है हर क्वार्टर में. ठीक है, और बाई चांस अगर पिछले क्वार्टर का पैसा नहीं पे हो रहा 3, तो गवर्नमेंट को आगे लोन नहीं मिल सकता, ये भी है. सो इससे क्या हुआ, इससे आरबीआई ने बहुत अच्छा एक मैनेजिंग सिस्टम दे दिया ना गवर्नमेंट को, क्योंकि आपकी कंट्री में कहीं से भी अगर लीकेजेस हो रही है मनी की तो बहुत दिक्कत है. आपको एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए जो आपके हर इंस्टीट्यूशन को मैनेज करे, इवन दो या इंक्लूडिंग गवर्नमेंट. एक गवर्नमेंट हो उसको भी तो कोई कंट्रोल करेगा ना. तो इसीलिए जो आपको मैंने वेज एंड मीन्स एडवांसेस बताया, अगर आप उसकी डेफिनेशन पढ़ो कि अगर कमर्शियल गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं उसके बाद उसे पैसे मिल रहे हैं. ठीक है, और ये जो पैसे हैं ये ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं, ये डिसाइड होते हैं कि कितना मिल सकते हैं. और आरबीआई चेंजेस रेपो रेट, लिखो, आरबीआई चेंजेस रेपो रेट और WMA लोन्स. आरबीआई के हाथ में रेपो रेट भी है और ये मीन्स एंड एडवांसेस भी है. रेपो रेट और WMA लोन्स, लोन्स ही हो गया ना, वो आरबीआई दे रहा गवर्नमेंट को. बस अगर बाय चांस किसी, इफ अ गवर्नमेंट फेल्स टू पे बैक जितना अमाउंट उसने लिया है और 1 क्वार्टर, तो क्या होता है, तो क्या उसे आरबीआई दोबारा लोन देती है? नहीं देती. यही है कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस इसीलिए आए हैं कि ये जो एक लूप था ना जो हमने एनालाइज करा कि हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है बट गवर्नमेंट भी उसे सही से यूज़ नहीं कर रही है, वहाँ पे पॉइंट आ जाता है आपका करप्शन का. इधर पैसे जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लाइक स्कीम्स में भी बहुत लग रहे हैं और एक्चुअल स्कीम में जा भी नहीं रहे, कि बोल रहे हैं कि हम 20 करोड़ इस स्कीम में ला रहे हैं बट उसमें लग रहे हैं एक्चुअल में कहीं तो लूप होल, कहीं तो लीकेज है ना मनी का. गवर्नमेंट को आप अगर इनफाइनाइट लोन्स देते रहोगे तो कुछ तो दिक्कत होगी. इसीलिए आरबीआई केम अप विद दिस कि हमें वेज एंड मीन्स एडवांसेस करने हैं जिसमें हम एक अमाउंट को पहले फिक्स करेंगे और अगर गवर्नमेंट फेल्स टू पे बैक दैट हम उसे नेक्स्ट क्वार्टर में पैसे नहीं देंगे. इसकी क्लास लाइन है, गवर्नमेंट कांट बोरो फ्रॉम WMA, गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो फ्रॉम WMA in any quarter beyond what is permitted. what is permitted कितना अलाउड है उससे ज़्यादा नहीं खरीद लोन ले सकता है. beyond WMA in any quarter beyond what is permitted and if it is not paid back, अगर आपने इसे वापस नहीं करा, loan is not provided.
अगर आपसे कोई पूछे कि इस पॉलिसी को लाने का या इस चीज़ को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हाँ ये अब देखो ये इसमें ना पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो गई है, तो इकोनॉमिक्स में हमें कोशिश करना थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाला ही आंसर देना है। इसको हम क्यों लाएं, इसको हम फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए लाएं। फिजिकल डिसिप्लिन, पैसे, फिजिकल, मनी इज ऑल फिजिकल। तो फिजिकल एक डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी इकोनॉमी में, ठीक है। ये नहीं कि गवर्नमेंट इनफाइनाइट लोन्स दे रही है, कभी वापस नहीं कर रही, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, कोई फायदा हो नहीं रहा है और कुछ बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। कि आप ठीक है अगर आप लोन्स दे रहे हो एंड स्टिल अगर इकोनॉमी बेटर हो रही है, समझ आ रहा है, बट अगर आप 1997 वगैरह का स्टेट पढ़ो तो उसमें कुछ बेटर नहीं हो रहा, राइट। इसकी वजह से आप लिखो द ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन फिजिकल डिसिप्लिन। समझ आ गया। तो कितने फंक्शंस पढ़ लिए हमने आरबीआई के, दो फंक्शंस पढ़े हैं। सबसे पहला अथॉरिटी टू क्रिएट मनी हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या है, ठीक है, इतना समझ आ गया, सब समझ आ गया। और याद रखना जो ये डब्लू ये है ये कब आया है, इसके आसपास ही, ठीक है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ईयर्स आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा याद हो जाएंगे जैसे से आप वो पढ़ोगे ना फाइनेंस कमीशन, उसके अंदर आप पढ़ोगे कि वाई वी रेड्डी किस टाइम पे आए थे, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि आपने उनके कमेटी के अंदर ये सब पढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा। और एस्टिमेट रहे ना तो ज़्यादा अच्छा है कि उतने साल से आज तक कुछ इंप्रूवमेंट हुई है नहीं हुई है, तो ये कंपेयर करने के लिए थोड़ा ईयर पता होना चाहिए ना कि हम करेंगे कैसे। अब मुझे पता ही नहीं जीएसटी किस ईयर आया है, मैं उसको कैसे वैट से कंपेयर कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए। नेक्स्ट है फंक्शन बैंकर टू द बैंक। अभी हमने पढ़ा बैंकर टू द गवर्नमेंट, अब हम पढ़ेंगे कि बैंकर टू द बैंक। बैंक्स का भी बैंक है आरबीआई, गवर्नमेंट का भी बैंक था और दूसरे बैंक का भी बैंकर है, बैंकर टू द बैंक्स। तो दूसरा फंक्शन था, अब तीसरा है बैंकर टू द बैंक्स। इसमें भी लिख लो एज बैंकर टू द बैंक। अब सिंपल सी बात है, क्या करेगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। कमर्शियल बैंक के भी तो कुछ डिपॉजिट होंगे ना जो आरबीआई के साथ होते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, उसको भी लोन देगा, यही सब है कि एज अ बैंकर ऑफ बैंक इट्स फंक्शन इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट, ग्रांट लोन्स एंड रिकंसाइल देयर अकाउंट, ग्रांट लोन्स एंड रिकंसाइल देयर अकाउंट्स। इट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, डिपॉजिट आपको पता है बैंक दूसरे बैंक से, गिव देम लोन्स एंड रिकंसाइल देयर अकाउंट्स। अब देखो क्या होता है, सारे बैंक्स का ना रात में देयर अकाउंट्स ना, एसेट लाइबिलिटी कितनी चल रही है बैंकिंग की, रिकंसाइल देयर लोन्स अकाउंट्स। तो बेसिकली इसमें क्या बोल रहे हैं, एज अ बैंकर ऑफ अदर बैंक्स, दूसरे बैंक को भी कहीं कहीं कुछ कुछ डिपॉजिट करना होगा वो वहाँ करेगा, दूसरे बैंक को कभी नीड होगी, सपोज आज रात को बैलेंस शीट मैच करी, एक बैंक ने नोट करा कि वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसके लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और उसके पास एसेट नहीं है, और उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि मेरे पास अगर कोई कल वापस पैसे लेने आ जाए, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वापस कर पाऊँ। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में पहले तो बैंक दूसरे बैंक से हेल्प मांगेगा कि मुझे थोड़ा सा पैसे दे दो, ये दे दो, बट इन केस अगर दूसरे बैंक भी रिजेक्ट कर देते हैं कि हम नहीं दे रहे, तो ये सिनारियो होता है कि बैंक इज अबाउट टू बी बैंक हो रहा है ना। यहाँ पे आता है आरबीआई टू हेल्प टू ग्रांट लोन्स, आप लोन ले लो, आप बेटर हो जाओ, ठीक है। इसमें लेकिन बहुत सारी कंडीशन होती है कि इसमें सीईओ को सैलरी नहीं मिलेगा, ये बैंक इतना ये इस लिमिट के बियॉन्ड नहीं कर सकता, एक्सेप्ट डिपॉजिट या लोन्स नहीं दे सकता, वो अलग कैटेगरीज है। बट अभी मैंने आपको क्या बताया, बैंकर टू द बैंक, ठीक है, इसमें यही सिंपल फंक्शंस हैं। अब एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कुछ नहीं बचा तो आप किसके पास जाओगे,
ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये यहीं आएगा। सारे बैंक्स ने मना कर दिया पैसे देने से, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। समझ आया? नाम से समझ आ रहा है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कुछ नहीं बचेगा और आप बैंकरप्ट होने वाले हो, तो आप जाओगे आरबीआई के पास, ठीक है? क्योंकि आरबीआई इतनी जल्दी आपको एंटरटेन नहीं करेगा कि एक दिन में आप चले गए आरबीआई से लोन लेने, ऐसे नहीं करेगा। पहले एक बैंक को बहुत चीज़ें चेक करनी पड़ती है, क्या वो कहीं और से मैनेज कर पा रहा है, उसकी एफडीज कितनी है उनसे यूज़ कर लो, लोन्स कम दे दो, है ना, ये सब करेगा। फिर वो दूसरे बैंक से हेल्प मांगेगा कि आप करो, बट समटाइम्स अदर बैंक कैन डिनाई, क्योंकि नहीं करते इन्वॉल्व अपने आप को। तो ऐसे केस में उसको जाना पड़ता है आरबीआई के पास, एंड देन आरबीआई ग्रांट्स देम लोन। इसमें ये आएगा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है? नेक्स्ट, आरबीआई ऑल्सो रेगुलेट्स RBI also regulates the banks through prompt corrective actions. ऐसे भी हैंडल करता है। क्या बोला है कि आरबीआई ऑल्सो रेगुलेट्स द बैंक थ्रू प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, और आपको गेस करना है किस ईयर में आया है, किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ होगा? 2002, इंट्रोड्यूस्ड इन 2002, उसी के बाद। हाँ मैं बता रही हूँ। प्रॉम्प्ट टू करेक्टिव मतलब, देखो अभी मैंने इससे पहले बताया था लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बैंक बैंकरप्ट होने ही वाला है या हो चुका है तब करेगा। अब इसमें है, इसमें प्रॉम्प्ट करेक्टिव, होने से पहले कुछ एक्शंस ले लो ना, क्योंकि आप रात में हर बैंक की बैलेंस शीट स्टडी होती है, राइट? हर बैंक अपना करता है, दूसरे बैंक के साथ टैली करता है, नहीं हो अपने पास तो दूसरे बैंक से एडजस्ट कर लेता है, राइट? थोड़ा बहुत सेटलमेंट चलती रहती है आपस में बैंक्स की। बट मैंने क्या बोला है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस एक ऐसा स्टेप है जिसमें आरबीआई ऑलरेडी मॉनिटर कर रही होती है। इसके कुछ स्टेप्स हैं कि आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% से कम है तो आप ऑलरेडी डेंजर में, ऐसे बैंक को रेड लाइन कर दो, साइड में कर दो, इस पे तो एक्शन लेना पड़ेगा, है ना? अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होती है कि जितनी कैपिटल होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू द एसेट्स जो वो होल्ड कर रहे हैं वो है कि नहीं है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम है 9% से, वो बैंक को थोड़ा सा उसमें करेक्टिव एक्शंस देने पड़ेंगे। इसको मैं डिक्टेट कर देती हूँ। और अगर आपका एनपीए जो है वो 7% से ऊपर है, वो भी बहुत बड़ा रेड साइन होता है कि आपके इतने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक ऐसा लोन है जो खराब हो चुका होता है, आपने लोन दिया है ये सोच के कि लोन वापस आएगा, इंटरेस्ट पे होगा, ये होगा, बट जब 90 दिन तक कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती है, आप उसको एनपीए में कैटेगराइज कर देते हो, ठीक है? इसके लेवल्स होते हैं, हो सकता है ये कुछ टाइम बाद वो बंदा बोले सॉरी नहीं हुआ, अब बल्क में पेमेंट कर दे, तो वहां से राइट ऑफ हो जाता है। कुछ नहीं देते, सीवियर लेवल्स हो जाते हैं। कुछ लोन्स 1 साल का होता है, उसमें थोड़ी पेमेंट नहीं है, ये लेवल्स होते हैं एनपीए के। बट इस एक्शन में क्या है, इसमें है देखो, अंडर विच, इसी में है ना कि RBI also regulates the bank through prompt corrective actions introduced in 2002, under which if a bank has high NPA, that is above 7% of loan extended, high NPA, high NPA, huh? That is if a bank has high NPA, that is above 7%, 7% of the loans extended, जितने लोन्स दिए हैं उस पर 7% से ज़्यादा एनपीए पे जा रहे हैं। अगर 7% से ज़्यादा जा रहा है एनपीए, तो आप वो ना ऑलरेडी हाईलाइट कर देता है आरबीआई कि इस बैंक को थोड़ा सा साइड करो, इसे वी हैव टू डू समथिंग बिफोर समथिंग बैड हैपेंस। एंड सेकेंड है, एंड वेरी एंड मोर देन
अच्छा एक से नहीं, सॉरी, लो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मोर देन कुछ आगे पॉइंट है इसी के। पहले तो एनपीए उसका बहुत ज़्यादा है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत कम है। मतलब जितनी कैपिटल चाहिए ना उतनी नहीं है। और कितनी कैपिटल चाहिए ये मैं बताती हूँ। बहुत बैंक होते हैं। अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर में मेरे हिसाब से सिर्फ 3 बैंक ही अच्छे चल रहे हैं। एक एसबीआई हो गया, एक पीएनबी हो गया, एक आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। आई थिंक कैनरा वगैरह ये सारे बैंक नहीं इतने अच्छे से चल रहे। अगर आप सी 80% लोगों को तो ठीक है, वो ठीक है, बट अब क्या हर इंसान बैठ के रात में लाइबिलिटी और बैलेंस शीट पढ़ेगा किसी बैंक की? नहीं पढ़ेगा, है ना। वो क्या करेगा? परसेप्शन, परसेप्शन बनाएगा। कैसे? एक न्यूज़ आ गई, गलती से किसी न्यूज़पेपर ने निकाल दिया कि कल आपका एक बैंक है, प्राइवेट बैंक कोई भी, वो कल शट डाउन होने वाला है क्योंकि उसके पास डिपॉजिट्स नहीं रहे हैं। अब आप क्या करोगे? आप फटाफट वो हो जाओगे, लाइक वेरी लाइक परसेप्शन आपका बन जाएगा कि मेरे को अपना फटाफट पैसा लेकर आना है ना। तो भले ही वो बैंक बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, आप करोगे ये कि आप जाके रात में उसकी बैलेंस शीट चेक कर रहे हो, आप देख रहे हो नहीं यार बिल्कुल ठीक है। यू विल बिलीव वॉट यू विल हियर। आपने सुना कि ओके ये बैंक फेल हो रहा है, अब आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो हो गए कि नहीं मुझे अपने डिपॉजिट्स लेकर आना है। व्हाट इफ सही में फेल हो गया तो मेरे पैसे वहीं पे फंस जाएंगे, है ना, जो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो अगले दिन आप देखोगे बैंक यार बहुत लंबी लाइन होगी। अब जो बैंक एक्चुअली में ख़राब ना होना ना वो हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम डिपॉजिट सारे लोग निकाल रहे हैं कि मेरे को दे दो, है ना। एक टाइम आएगा कि बैंक के पास डिपॉजिट्स नहीं बचेंगे कि अब वो वापस कर पाए, कहाँ से पैसे लाएगा? फिर वो पैसे दूसरे बैंक से लेता है। ऐसे करते करते एक्सट्रीम होते होते वो बैंक करप्ट होता है, फिर उसको आरबीआई हेल्प करता है। ये चेन है। तो क्या मैंने बोला, ये परसेप्शन है। आपको अगर अभी अगर आप न्यूज़पेपर थोड़ा फॉलो करते हो, उसमें आ गया कि 100% इंडिया की डेट रेशो होने वाली है। लाइक फिजिकल में भी अभी जो हमारा कोविड ईयर था उसमें भी हमारा फिजिकल डेफिसिट वगैरह इतना एक्सट्रीम नहीं था, 9% समथिंग तक था, है ना। अगर थोड़ा सा पढ़ो कोविड ईयर्स का, कोविड की भी स्टडी करेंगे इसमें थोड़ा सा इसी चैप्टर में, मनी बैंकिंग में, कि अगर हम नोट करें कि इतना बुरा तो तब भी नहीं था, तो अब तो सब ठीक हो रहा है, तो अब इतना बुरा कैसे हो सकता है? तो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने डाला, इंटरनेशनल को कॉपी करके हमने डाला, और हमने डाल दिया तो अब सबने बिलीव कर लिया, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं बस बिलीव कर लिया, हमने स्टडी थोड़ी करी है। 80% लोग तो बस सुन के बिलीव कर लेते हैं कि बैंक बंद हो रहा है, फटाफट एक्शन लो। तो आपने देखा होगा प्राइवेट बैंक्स बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, बट गवर्नमेंट बैंक ज़्यादा फेल नहीं होते। आपको पता है ऐसा क्यों? गवर्नमेंट बैंक्स भी फेल होते हैं, बात ये है कि हम मानते नहीं हैं। हम गवर्नमेंट की चीज़ से बहुत ट्रस्ट करते हैं कि वो ट्रस्ट पे चल रही है, वो हमें पता ही नहीं चल रही है कि नहीं चल रही, बट ट्रस्ट है हमें कि बैंक गवर्नमेंट कैसे फेल हो सकता है, गवर्नमेंट बैंक थोड़ी फेल होते हैं, ये हम ऐसा सोचते हैं। अगेन इट्स अबाउट द परसेप्शन, आप सोच कैसे रहे हो। गवर्नमेंट बैंक फेल नहीं हो सकते, है ना, बट प्राइवेट बैंक हो सकते हैं। तो जैसे आप एक आर्टिकल पढ़ोगे न्यूज़ में कि प्राइवेट बैंक ये वाला अपने ऑपरेशन ऐसे ऐसे कर रहा है, इसके पास कम पैसे आ रहे हैं ना, आप आपके फैमिली में भी ये सुना होगा ना कि बैंक बंद हो रहा है, अपने पैसे लेकर आने पड़ेंगे, लॉस में जा रहा है कुछ कुछ, है ना। आईडीएफसी, आईडीबीआई, सॉरी, ये सारे जो बैंक्स हैं इनके बीच में आते हैं कि मर्ज हो रहा है, बीच में हो रहा था, तो मर्ज हो रहा है, हम ये सोच रहे थे इनके पास पैसे नहीं इसलिए मर्ज हो रहे हैं, है ना, एक अकेला ऑपरेशन नहीं संभाल पा रहा। तो एक ये परसेप्शन पे चल रहा है कि हाँ ये मर्ज हो रहा है, ये बंद कर रहा है, तो अब अगले दिन इतनी लंबी लाइन होगी। तो प्राइवेट बैंक इससे फेल कर जाता है क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं कि कर देगा। वैसे भी और भी करता है बाकी चीज़ें, जैसे मैंने अभी बताई, एनपीए बहुत है, कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन नहीं हो रहा है, फिर कुछ टाइम हुआ डिपॉजिट उसके पास आ ही नहीं रहे हैं, वो अलग चीज़ें हैं। बट इस रीज़न से भी होता है। और गवर्नमेंट बैंक क्यों नहीं फेल होता है? क्योंकि लोग, पीपल ट्रस्ट मोर, उधर इतना भरोसा है लोगों को कि लोग सोचते हैं फेल ही नहीं हो सकता। तो वो फेल हो भी रहा होता है, लोगों को इतना भरोसा है, तो लोग लोन डिपॉजिट जो है अपने वापस लेने ही नहीं जाते, या जाएंगे भी 3-4 आएंगे, 3-4 को मिल गया वो आके स्प्रेड कर देंगे कि हमें तो मिल रहा है, फिर 4 और भरोसा कर लेंगे मिल रहा है। समझ रहे हो? तो ये ऐसे एक चीज़ डेवलप होती रहती है माइंड में लोगों की कि ठीक है मिल तो रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला इसमें। तो गवर्नमेंट बैंक फेल हो भी सकता है लेकिन हम मानते नहीं हैं, और प्राइवेट बैंक को हम कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लेते हैं कि फेल हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इससे किसी भी बैंक को फेल होने का वेट नहीं करना, आरबीआई ने अब बोला है, पहले हम करेक्टिव एक्शंस ले लेंगे। ट्रिगरिंग साइंस कुछ दिखेंगे, क्या दिखेगा? एनपी उसका 7% से ज़्यादा होगा जितने भी लोन दिए। और दूसरा है, हाँ, लो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब कि ब्रैकेट में लेस दैन, देख लो, लेस देन 9% एंड वेरी हाई बोरोइंग्स।
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के अंदर आएगा लेस देन 9%। आपको पता है बेसल नॉर्म्स के बारे में सुना है? बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स जब रीड करोगे ना, बेसल नॉर्म्स मतलब रिक्वायरमेंट्स होती है बैंक्स की, उसमें 1 2 3 करके आए हुए हैं, ईयर वाइज आए हुए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि एक बैंक को कितने एडिक्वेट कैपिटल होनी चाहिए कि वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है। तो ये उसी के हिसाब से बना है कि अगर 9% से कम है ना तो बैंक प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि 9% इज मैंडेटरी नाउ। पहले 8 था, उससे पहले कुछ और था, बट अभी करंटली 9% है कि इतना तो होना ही चाहिए ना, इतनी कैपिटल मैंडेटरी है। और ऐसे बैंक जिनकी लेस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है और मोर बोरोइंग्स है, ये आपके करेक्टिव एक्शंस में जाएंगे। मोर देन ट्वाइस ऑफ इक्विटी शेयर, वेरी हाई बोरोइंग, दोबारा बोलती हूँ एक सेकेंड, लो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ब्रैकेट में आएगा लेस देन 9% एंड वेरी हाई बोरोइंग ब्रैकेट क्लोज, मोर देन twice of more than twice of equity share capital of bank, more than twice of equity share capital of bank। इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं बोरोइंग में कि जितनी कैपिटल नहीं उससे ज़्यादा बोरोइंग कर रहे हैं। तो इसमें आ जाता है किस, क्या क्या बोल रहे हो? मेरे तो 2 की पॉइंटर्स हैं, उसको आप सेंटेंस में फिर से चेंज कर सकते हो। दो, एक लाइक होता है ना कि रेड पॉइंटर्स होते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा रिस्की बैंक चल रहा है, दो हैं, एक एनपीए 7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जिसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% से कम है वो रिस्की है, और जिसकी हाई बोरोइंग्स हैं। मतलब कि बेसिक ऑपरेशन करने के लिए भी अगर बैंक बोरोइंग्स कर रहा है तो क्या वो ठीक है? कुछ तो खुद करना पड़ेगा ना। क्या एक एक डिपॉजिट आ रहा है लेकिन कोई मांगने आ गया, उसको भी देने के लिए मैं अगर आरबीआई से लेने जा रही हूँ तो मैं ठीक हूँ? नहीं ना। तो मैं उसको भी पूरा करने के लिए अगर बोरोइंग ले रही हूँ तो मैं भी एक रिस्की जगह पर हूँ। ऐसे बैंक्स को भी सेपरेट किया जाता है, इनके लिए करेक्टिव डिसीजन लिया जाता है, और ये किसका काम है? आरबीआई का काम है। ऐसे इट्स अ चेन। ठीक है, ये आपके फंक्शंस हो गए। अब लास्ट फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसको भी मॉनिटर आरबीआई करता है। इससे ज़्यादा लोन, इससे ज़्यादा बोरोइंग वो नहीं कर सकता जितनी उसकी इक्विटी शेयर की कैपिटल होती है, ट्वाइस से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, या फॉरेन एक्सचेंज नॉर्मल, जो भी पूरा फॉरेन एक्सचेंज में जो भी हो रहा है, बाइंग सेलिंग बैकिंग अप, सब आरबीआई कर रहा है। एंड ओनली द इंस्टीट्यूशंस and only the institution licensed by RBI can participate। दोबारा बोलूं, एंड ओनली द इंस्टीट्यूशंस लाइसेंस्ड बाय आरबीआई, जिनको आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया ना कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो इसमें, तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी फॉरेन मार्केट में डील नहीं कर सकता। एंड ओनली द इंस्टीट्यूशंस लाइसेंस्ड बाय आरबीआई कैन पार्टिसिपेट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब कौन बोला था वो सीएलआर और एसएलआर जो था ना, वो अब यहाँ आएगा। वो किसका पार्ट है? वो रिकॉर्ड रिजर्व का ही पार्ट है, उसमें हम बात करते हैं इनकी। और ये किनके पार्ट है? क्वांटिटेटिव टूल के पार्ट है। ये कहाँ आते हैं? ये आपके आते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन पे। ये भी बहुत बड़ा फंक्शन है, इन्हीं का होता है। तो 5:30 हो गए हैं, मैं अगर स्टार्ट करूँगी तो इट विल टेक टाइम, ये बड़ा है। क्वांटिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव टूल, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा
कि हम इसको फोकस करेंगे कोविड के टाइम पे हमारा क्या सिस्टम चल रहा था, उसमें थोड़ा सा थ्योरी पार्ट होगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि फिजिकल डेफिसिट कैसा चल रहा था, है ना। समझ आया? एक बार समरी करते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, अपना ही पेज खोल लो सारे स्टार्टिंग से, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा था? एवोल्यूशन एंड इट्स यूजेस, ठीक है। यूजेस क्या क्या है मनी के, कि मनी कहाँ का यूज हो रहा है? हाँ, सिंगल यूनिट ऑफ अकाउंट, और हाँ, ठीक है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था यूजेस हो गया, एवोल्यूशन हो गया, डिमांड, डिमांड ऑफ मनी। क्या किस किस लिए आप डिमांड करते हो? ट्रांजैक्शन करने के लिए, प्रिकॉशनरी मेथड्स, उसके लिए भी डिमांड करते हो, स्पेक्यूलेट करने के लिए। अब एक बात बताओ, स्पेक्यूलेटिव और इंटरेस्ट रेट का कैसा रिलेशन होता है? और स्पेक्यूलेटिव और बॉन्ड प्राइसेस का, और क्यों होता है? हाँ, स्पेकुलेटिव डिमांड होता क्या है? पहली बात तो कैश इन हैंड, आपके पास कितने कैश है हैंड में। अगर आप नोट करोगे कि आपका बॉन्ड प्राइस बहुत ज़्यादा है, आपका स्पेकुलेटिव डिमांड बहुत हाई होगा। और अगर स्पेकुलेटिव डिमांड बहुत हाई है, इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि इंटरेस्ट रेट आपको कम मिल रहा होगा। अगर आपको मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, आप कहीं पे भी बॉन्ड नहीं परचेज करोगे, ठीक है, वो लॉस है आपके लिए। कि अगर सिर्फ आपको 1% मिल रहा है, एक केस में आपको 10% मिल रहा है, आप खरीदोगे वहाँ पे बॉन्ड्स, ठीक है। तो डायरेक्टली रिलेटेड होता है बॉन्ड प्राइसेस से, और इन्वर्सली रिलेटेड होता है इंटरेस्ट प्राइसेस से, इंटरेस्ट रेट से। तो ये आपने दो डिमांड पढ़ लिया। इसके बाद क्या पढ़ा था? सप्लाई, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होती है? तो मनी सप्लाई आपका फ्लो का कॉन्सेप्ट है या स्टॉक का कॉन्सेप्ट है? स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या बोला, मनी सप्लाई एक टाइम पीरियड पे कितना मनी है स्टॉक में, एक इकोनॉमी में, वो हम चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा? एग्रीगेट्स पढ़े, ओल्ड एग्रीगेट्स पढ़े, न्यू एग्रीगेट्स पढ़े, और लिक्विडिटी पढ़े। तो कल जब मैं स्टार्ट करूंगी, पहले तो मैं समरी दूंगी और मैं ये सुनूंगी, मतलब थोड़ा सा आई आस्क रैंडमली, यस, ठीक है। इसके बाद हमने सारे एग्रीगेट्स पढ़े। उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ आरबीआई करा है, जिसमें हमने पहला फंक्शन करा है कि अथॉरिटी टू क्रिएट मनी, मनी बना रहा है, ठीक है। और कैसे बना रहा है? फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम से बना रहा है, जिसमें हमने हाई पावर्ड मनी, मनी मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ा है। मनी मल्टीप्लायर रेट होता है जो इम्पैक्ट करेगा हाई पावर्ड मनी में, जो जनरेट करेगा आपका मनी सप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा है हमने? रिकॉर्ड रिजर्व रेशो, कि अगर बाय चांस आरबीआई इस रेशो को चेंज करेगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई पे इम्पैक्ट आएगा। फिर हमने पढ़ा था कि अगर रिजर्व रेशो बढ़ा देगी तो क्या होगा? तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, मनी सप्लाई कम हो रही है। जब भी कुछ कम होता है इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या बोला मैंने? अगर रिजर्व रेशो बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मनी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो इसको आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जिस 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 चीज़ को आरबीआई काम कर रहा है ना, या सेंट्रल बैंक, उसे मॉनेटरी बोलते हैं। जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है वो फिस्कल चला जाता है, जिसमें एक्सपेंडिचर रेवेन्यू हैंडल हो रहा है। एक्सपेंशनरी, वो आ रही थी इस पे। अगर आपका रिजर्व रेशियो कम हो जाए तो मनी सप्लाई कैसी हो जाएगी? इसको आप बोलोगे एक्सपेंशनरी। ये नेक्स्ट टॉपिक यही है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में ना, यही है। क्रेडिट आप कैसे कम करोगे? ऐसे करोगे।
तो मैंने फिर से क्या बोला, जो जो काम सेंट्रल बैंक या आरबीआई कर रहा है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, जो जो काम गवर्नमेंट कर रही है उसको आप फिजिकल पॉलिसी में ले जाओगे, ठीक है। हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, वो फिजिकल है। गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू टैक्सेस कम कर दिए, वो भी फिजिकल है। बट गवर्नमेंट ने कोई रेट को चेंज, सॉरी आरबीआई ने कोई रेट चेंज करा है, वो मॉनेटरी पॉलिसी है। समझ आया? तो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, ये अब पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, कि कैसे आपकी इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल कर रहे हैं, लोन, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन आएगा फिर, है ना, कि अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो आप क्या करोगे। इन्हीं को तो दो तरीके होते हैं, या फिजिकल वाले करो या मॉनेटरी वाले करो। वो इकोनॉमी डिसाइड करती है कि हमें सीधा पूरा फिजिकल को देखना है या मॉनेटरी को देखना है, ठीक है। समझ आ गया? तो इतना ही हमने डिस्कस करा है। उसके बाद हमने कुछ ये पढ़ा था कि इन्वर्स रिलेशन किसके बीच में है, डायरेक्ट रिलेशन किसके बीच में है, बैंकर टू द बैंक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है, लास्ट रिजॉर्ट का है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि प्रॉम्प्ट टू एक्शंस में हेल्प करता है, पहले ही वो बता देता है कि क्या करना है। समझ आ गया? आज जो आपको पढ़ के आना है एग्रीगेट्स हो गया, थोड़ा सा एग्रीगेट हो गया, बस ठीक है। क्या बोल रहे हो? क्या पूछ रहे हो? स्टॉक्स नहीं, बॉन्ड्स वगैरह के बारे में रीड कर लो। अच्छा हाँ, मेरे को स्टॉक्स, वो मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग, हाँ, फ्लो एंड स्टॉक का कॉन्सेप्ट रीड करके आना। मैं कल एग्जांपल पूछूंगी कि क्या क्या होते हैं। कल हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव टूल, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो प्लीज़ मिस मत करना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग नहीं समझ आएगी तो समझ नहीं आएगा इकोनॉमी चल कैसे रही है, ठीक है। और अगर मिस हो किसी की तो प्लीज़ वॉच द रिकॉर्डिंग। मैसेज आ जाएगा रात में, होपफुली यही टाइम होगा, ठीक है। या हो सकता है थोड़ा जल्दी हो, बाकी मैं बात कर लूँगी एक बार।